हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक बडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो है आलोक इंडस्ट्री। सभी रिटेल निवेशकों का और ऑपरेटरों का फेवरेट। और फेवरेट आपको पता है क्यों है? जिस तरीके से इसमें अपर से अपर सर्किट लग रहे हैं और डाउन पे डाउन सर्किट लगते हैं, तो किसको प्रॉफिट होता है, किसको नहीं होता, और कौन फंसता है कौन नहीं फंसता, वो हम सब जानते हैं। और लास्ट 3 जुलाई ट्रेडिंग डे को इसमें 5% का लोअर सर्किट लगा है। और आप सभी को पता है कि रिटेल निवेशकों ने वो हाई प्राइस पे ख़रीदा हुआ है और उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी भी चाहिए तो कब करनी चाहिए और कितने % करनी चाहिए। और उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली आलोक इंडस्ट्री का काम है जो मैन्युफैक्चरिंग का है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का। और इसकी स्थापना जो है वो 1986 में हुई थी, और 1993 में से BSE और NSE पर लिस्टेड कराया गया था। और उसके बाद ये कंपनी ठीक चल रही थी, बट आपको पता है कि जो कंपनी में नॉर्मल प्रॉब्लम होती है वो होती है डेट की। और इसका डेट बहुत ज़्यादा हो गया था, वो इसकी मार्केट कैप के बराबर हो गया था डेट, और वो डेट चुका नहीं पाई, जिसकी वजह से ये बैंक करप्ट कर दी गई और इसकी बोली लगाई गई। और NCLT की प्रोसीजर के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और JM फाइनेंस आगे आई और इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी, जिसमें रिलायंस ने 37.70 की हिस्सेदारी खरीदी और JM फाइनेंस ने 6.15 की हिस्सेदारी खरीदी। बट जब रिलायंस ने इसे लिया तो साथ ही डीलिस्टिंग कराने का फ़ैसला किया, बट कुछ निवेशकों के तहत ये डीलिस्ट ना हुई और इससे आने वाले 5 साल का टाइम मिल गया कि ये डीलिस्ट जब तक नहीं हो सकती है। और इसकी फेस वैल्यू को रिड्यूस करके 10 से 1 कर दिया गया, ताकि रिलायंस को और JM फाइनेंस को इसकी हिस्सेदारी मिल जाए। और रिलायंस के अभी कुछ शेयर हैं, वो 2 से 3 साल के बाद वो उसे या तो कैश करवा सकती है या फिर इसमें शेयरों में लिस्टेड करा सकती है कंपनी में दोबारा से। उसके बाद रिलायंस की इसमें हिस्सेदारी 70.77 हो जाएगी, और इस हिसाब से रिलायंस मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो जाएगा इस कंपनी में। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रिलायंस इसे डिलिस्ट नहीं करवाएगा, और अगर रिलायंस इसे डिलिस्ट करवाता भी है तो उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, और वो चलो आगे की टाइम की बात है। अभी हम देखते हैं कि इसमें लास्ट टाइम में लोअर सर्किट लगा था। वो क्यों लगा था लोअर सर्किट? वो लोअर सर्किट की मेन वजह थी 2 से 3 दिन पहले खबर आना कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन है रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्री पे। रुचि सोया के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो वो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। और आलोक इंडस्ट्री पर सेबी की इन्वेस्टिगेशन की प्रॉब्लम के कारण इस प्राइस पर 2 या 1 दिन के बाद आपको पता है कि ऑपरेटरों ने अपना माल बेच दिया, और ऑपरेटरों के माल बेचने के साथ ही स्टॉक पर 5% का लोअर सर्किट लगा। और ये लोअर सर्किट कब तक लगता है और कितना माल है ऑपरेटरों के पास, वो कब तक लोअर सर्किट लगाते हैं वो कोई पता नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि कई रिटेल निवेशकों ने इसे काफ़ी हाई प्राइस पर ख़रीद लिया है और वो फंस चुके हैं। तो मेरी तो यही राय है कि जब तक लोअर सर्किट आया जब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, जब तक आप सिर्फ वेट कर सकते हो। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में यही प्रॉब्लम होती है कि आप इन्वेस्ट तो करते हो, बट जब इसमें लोअर सर्किट लगने स्टार्ट होते हैं ऐसे पेनी शेयर में, तो आपको पता है कि आप बेचने तक तो नौबत ही नहीं आती है। जब तक कि स्टॉक स्टेबल नहीं होगा, जब तक आप लोअर सर्किट में बीच में ही फंसे रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी इस स्टॉक से थोड़े टाइम के लिए थोड़ी दूर रहिए, दूरी बना के रखिए और इस पर नज़र रखिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जो इसमें फंस चुके हैं वो तो फंस चुके हैं, फ़िलहाल के लिए वो दूरी बना के रखें जो अभी दूर हैं। और इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो आप अपने पूरे 100% जो आपका कैपिटल है उसका सिर्फ 10% इन्वेस्ट कीजिए। नहीं, नो डाउट कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है, अच्छा है ये और ये चलेगा, बट ये अभी स्टेबल होगा। और जब तक इसमें ऑपरेटर खेल रहे हैं जब तक इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, इस स्टॉक में। तो फ़िलहाल के लिए मेरी पर्सनल राय है, और आपके सभी के सामने है कि इसके फंडामेंटली अभी कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे नहीं हैं। इन्वेस्टमेंट ज़रूर हुई है रिलायंस की, बट अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ है। और इसमें जो अपर सर्किट लगे थे, इसे PPT किट बनाने के लिए कहा था गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से इसमें जो अपर सर्किट लगे हैं वो बहुत ज़्यादा है। वो इतना अपर सर्किट नहीं लगना चाहिए था, पर चलो हम सभी को पता है कि ये ऑपरेटरों का खेल है और किसी का नहीं है। ऑपरेटर पैसा कमाने के लिए सब करते हैं, और कई शेयरों में ऑपरेटरों ने करा है ऐसा। रुचि सोया पे भी करा है और आलोक इंडस्ट्री में भी करा है, और भी पैनी शेयर हैं काफ़ी जिन्होंने ऑपरेटरों ने खेल खेला है। तो मेरी सलाह यही है कि जब तक इसमें डाउन सर्किट लगा है लगने दीजिए, और जैसे जैसे डाउन आता है
और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में, यानी कि अपने 100% अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसका 10%, तो 10% का सिर्फ 1 या 2% आप धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगा उसे बाई कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़िए। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ने इसे ख़रीदा है और जब आगे जाके वो इसमें शेयर होल्डिंग मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो जाएगी तो रिलायंस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये काफ़ी काम आने वाली है आलोक इंडस्ट्री। तो जो मेरे हिसाब से मैंने आपको जो तरीका बताया उसी हिसाब से आप इसे ख़रीदिए और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाई कीजिए और प्रॉपर सारा पैसा इसमें ना लगाइए। रिटेल निवेशकों की यही प्रॉब्लम है कि जितना भी पैसा होता है, जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है तो वो ऐसे पेनी शेयर में 90-90 हज़ार रुपये लगा देते हैं, 90-90 हज़ार। और जैसे किसी का 2 लाख का, किसी का 4 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसमें वो ज़्यादा होल्डिंग इसमें ले लेते हैं ऐसे पेनी शेयरों में। और आपको पता है कि ऐसे पेनी शेयरों का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बाकी पेनी शेयरों से ये शेयर मच बेटर है, बट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं, क्योंकि फ़िलहाल के लिए इसमें ऑपरेटरों की प्रॉब्लम है सारी। तो आप प्लीज़ इस ट्रैप में ना फंसिए और जैसे से नीचे आता है आप अपने पोर्टफोलियो का 1% 2% थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और अगर ये आपको नीचे के प्राइस में भी देखने को मिलेगा थोड़े दिनों तक ये। और बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसमें रिटेल निवेशक ना फंसे प्लीज़। सो थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।